सो वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके प्यार से छोटे से चैनल में, जहां हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसका सब टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था ब्लड ग्रुपिंग और आरएच एंटीजन। तो हमने कल जो पढ़ा था उसका मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। ओके, सो हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग हम बेसिस क्या है ब्लड ग्रुपिंग का? हमारा बेसिस है एक तरह का सिस्टम जिसे हम एबीओ सिस्टम कहते हैं और एक कहते हैं आरएच फैक्टर। जो एबीओ सिस्टम है वो जिसने दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इस एबीओ सिस्टम से हम कितने ब्लड ग्रुप डिराइव करते हैं सर? हम 4 ब्लड ग्रुप डिराइव करते हैं। कौन कौन से? ए बी ओ। ठीक है, ये किस पे बेसिस है? एबीओ सिस्टम में जो 4 ब्लड ग्रुप पे बेसिस है ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन देयर सरफेस। किस पे बेसिस है? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। जैसे कि मैंने बताया कि ये आरबीसी इतने सरफेस पर जो एंटीजन है उसके हिसाब से काम करते हैं। जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर ए एंटीजन होगा तो वो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर उसके ऊपर बी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर उसके पास ए बी दोनों एंटीजन होंगे तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। अगर उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा सर? ओनली ओ। ठीक है, तो उनके जो ब्लड ग्रुप है जो उनके एंटी है यानी कि उनके अलावा जो एंटीजन है यानी कि दो ही तो एंटीजन है सर, ए और बी। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटी बॉडी बी होगी उसके अंदर प्लाज्मा में। ठीक है, ये समझ लो। अगर ए एंटीजन होगा तो एंटी बी होगी, अगर बी एंटीजन होगा तो एंटी ए होगा, अगर ए बी दोनों है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी प्लाज्मा में। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों ही एंटीबॉडी होंगी। ये याद रखना। जो रिएक्शन होती है एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट दोनों से, हम उसे एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अब देख लेते हैं मैचिंग कैसे होती है ब्लड ग्रुप्स की। तो ब्लड ग्रुप से मैचिंग कराते क्यों है सर? किसी की सीवियर इंजरी हो जाए, बहुत सारा ब्लड लॉस्ट हो जाए तो कुछ ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो वो ब्लड कैसे चढ़ा देंगे? कोई भी चढ़ा देंगे सर? लाल है तो ब्लड चढ़ा दिया, उसके भी लाल है इसलिए? नहीं बेटा, ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं तभी चढ़ाते हैं। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप ले रहा है उसके हम देखेंगे एंटीबॉडीज़। क्या देखेंगे? एंटीबॉडीज़। उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है? अगर उसके अंदर बी एंटीबॉडी है, जैसे कि ए एंटीजन का वाला ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप है। अगर उसके अंदर एंटी बी है तो बी, जिसमें भी बी एंटीजन होगा वो यहाँ पर एज ए डोनर काम नहीं करेगा। जैसे एंटी बी है तो बी काम नहीं करेगा और ए भी काम नहीं करेगा। तो कौन काम करेगा सर? ओ ए काम करेगा और ओ काम करेगा। तो ए एंटीजन जो ए ब्लड ग्रुप है उसको ब्लड कौन डोनेट कर सकता है सर? ए और नहीं सॉरी ए और ओ जो रिसीव कर सकता है, डोनेट कर सकता है। किसको? अगर ये किससे रिसीव मतलब कि कौन इसको डोनेट कर सकता है सर? ए और ओ ही। और अगर हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि सर हम देख रहे हैं ये किसे दे सकता है, तो हम इसे देखने के लिए हम देखेंगे कि किसके अंदर ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है। तो देखो सर यहाँ पर तो है एंटीबॉडी और यहाँ पर भी है ए के अगेंस्ट, और किसके अंदर नहीं है सर? ए के अंदर नहीं है और ए बी के अंदर नहीं है, तो ये ए बी को दे सकता है। वैसे हम बी का देख लेते हैं। बी का क्या है सर? एंटीजन बी है, तो ये किसको दे? ठीक है, अगर ये एंटीजन बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी ए है। तो वो ब्लड ग्रुप नहीं लेंगे जिसके अंदर ए एंटीजन है। तो इसमें भी है, इसमें भी, सॉरी इसमें भी है, ये सॉरी गलत हो गया ना, इसमें दोनों में है, तो ये नहीं लेंगे। तो कौन कौन इसको डोनेट कर पाएगा? इसे डोनेट कौन कर पाएगा ब्लड ग्रुप से? बी खुद और ओ वाला। सर ए बी को देखें तो ए बी हम देखते हैं सर, हम देखते हैं कि इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी? तो किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, तो उसको ए दे सकेगा, बी दे सकेगा, ए बी खुद देता ही है और ओ भी दे सकेगा। ओके, अब देखते हैं कि ओ जो ब्लड ग्रुप है उसको इसके अंदर किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है सर? ए और बी दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। तो जिसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं वो नहीं देंगे, तो ए नहीं देगा, बी नहीं देगा, ए बी दोनों ही दे देंगे, तो नील। जिसके अंदर कुछ भी नहीं है वही देगा। तो ओ को कौन ब्लड ग्रुप दे सकता है? सिर्फ ओ दे सकता है। तो यहाँ देख रहे होगे कि तो ओ सबको दे रहा था, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, इसलिए हम ओ को क्या करते हैं? यूनिवर्सल डोनर। और ए बी सबसे रिसीव कर रहे थे, इससे भी कर रहे थे, ए बी ए से कर रहा है, बी से कर रहा है, ए बी से कर रहा है, ओ से कर रहा है। ठीक है, ये कैसे हो गया? यूनिवर्सल रिसीव हो गया। अब आर एच फैक्टर की बात करते हैं। जो आर एच फैक्टर है वो कहाँ मिला था सर? रीसस मंकी के अंदर जो ब्लड होता है उस पर सरफेस पर मिला था। इसे फर्स्ट टाइम वही डिस्कवर करा गया था। इसे इसने बोला हम रीसस मंकी के नाम पर रख दिया रीसस फैक्टर। ठीक है, इसे टाइप ऑफ एंटीजन कहते हैं। इसे टाइप ऑफ क्या है? एंटीजन है। आर एच एंटीजन प्रेजेंट किस पे होता है? सर्फेस ऑफ आरबीसी पर। ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है हमारे नियरली अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और 20% ऑफ द पॉपुलेशन में एब्सेंट है। जिनके अंदर प्रेजेंट है उन्हें हम आर एच पॉजिटिव कहते हैं और जिनके अंदर एब्सेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं? आर एच नेगेटिव कहते हैं। मतलब समझ रहे हो, जिसके अंदर ए एंटीजन था उसे हमने ए ब्लड ग्रुप माना और जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं था उसे हमने ओ ब्लड ग्रुप माना। इसी प्रकार जिसके ऊपर आर एच एंटीजन होगा तो उसे हम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे, यानी कि ए एंटीजन भी है, ये एंटीजन हो गया, ये आर एच एंटीजन हो गया, आर एच पॉजिटिव वाला, तो
ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। वैसे ही अगर बी एंटीजन भी है और आर एच फैक्टर भी है तो उसे हम बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर ऐसा होता है कि कोई एंटीजन नहीं है और आर एच फैक्टर भी नहीं है तो उसे हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। वेरी गुड। सो फॉर आर एच नेगेटिव ब्लड पर्सन आर एच पॉजिटिव एंटीजन एक्ट्स एज फॉरेन सब्सटेंस। यहाँ समझ पा रहे होगे कि आर एच नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है उसके अंदर आर एच है ही नहीं, तो आर एच पॉजिटिव कहीं बाहर से आएगा तो मतलब इसकी अगर बॉडी में नहीं है और कोई एंटीजन बाहर से आ रहा है इसके लिए एज ए फॉरेन सब्सटेंस ही एक्ट कर रहा है ना। तो आर एच नेगेटिव पर्सन के लिए ब्लड ग्रुप के लिए आर एच पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए फॉरेन सब्सटेंस एक्ट करेगा और एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगी और एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना। तो ब्लड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्लड सेल्स का एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रही है इसलिए। तो एक्ट्स फॉरेन सब्सटेंस मतलब देख रहे होगे तो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, अगर उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है और आर एच क्या है एब्सेंट है, उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीबॉडी बी, तो बी वाला दे ही नहीं पाएगा और ए पॉजिटिव वाला भी नहीं दे पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के लिए एज अ फॉरेन सब्सटेंस एक्ट करेगा, तो पॉजिटिव वाला यहाँ ब्लड ग्रुप नहीं दे पाएगा, ओ नेगेटिव यहाँ पर डोनेट कर पाएगा और ए नेगेटिव यहाँ पर डोनेट कर पाएगा। किसे, ए नेगेटिव को। वैसे ही अगर ए पॉजिटिव होता तो ए नेगेटिव, देखो पॉजिटिव वाले के पास पहले से ही आर एच एंटीजन है, अगर सामने वाले के पास नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, ए तो ब्लड ग्रुप मिल रहा है ना बस। तो ए पॉजिटिव भी देगा, ए नेगेटिव भी देगा, ओ पॉजिटिव भी देगा और नेगेटिव भी देगा। ब्लड इन्फ्यूज ए पॉजिटिव देन आर एच पॉजिटिव एक्ट्स फॉरेन सब्सटेंस एंड एंटीबॉडी आर फाउंड अगेंस्ट इट। ठीक है, फॉर्म्ड अगेंस्ट नॉट फाउंड। आर एच ग्रुप मस्ट बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। किससे पहले मैच करा जाएगा आर एच एंटीजन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के लिए। Okay, so let's start with our let's start with RH incompatibility यानी कि RH की मिसमैचिंग बोले तो किस किस की सब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आ जाए, ऐसा कहते हैं मिसमैचिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसका सबसे प्राइम एग्जांपल या बोल दो कि कोई अच्छा केस है तो वो क्या है कि एक प्रेग्नेंट मदर है, वो कैसी है, RH नेगेटिव है, वो कैसे हैं, RH नेगेटिव है, और जो फीटस है उनके अंदर वो कैसा है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। पर होता क्या है कि सर हमने देखा है कि ब्लड ग्रुप ऑफ जो ब्लड है फीटस का और ब्लड है जो मदर का वो कभी मिक्स होता नहीं है, तो फिर मतलब क्या सर, तो फिर बेटा होता है ऐसा है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें अगर ब्लड ग्रुप जो मदर का है वो RH नेगेटिव है और ब्लड ग्रुप जो फीटस का वो RH पॉजिटिव है, तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन बोले तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी क्या होता है कि हम जब प्लेसेंटा रप्चर करते हैं, प्लेसेंटा को निकालते हैं, तो कुछ RBCs ऑफ फीटस वो जाके मिल जाती है हमारे किससे, RBCs या ब्लड ग्रुप ब्लड ऑफ या ब्लड सिस्टम ऑफ किससे, मदर से। ठीक है, उस तरह मिलते ही क्या करेंगे, तो वो RH पॉजिटिव है तो एज ए एक्ट करेंगे फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन की तरह एक्ट करेंगे, किसके लिए, फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ मदर ब्लड, है ना। तो होता क्या है उस समय कि जब वो ऐसे फॉरेन सब्सटेंस एक्ट कर रहे हैं तो हमारे बी लिम्फोसाइट पता है फॉरेन सब्सटेंस में क्या बनाता है सर, वो एंटीबॉडी बनेगा, कैसे, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाकर, जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडीज बनाएंगे और उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तभी उसी टाइम क्या होगा कि वो RBC जो भी मदर के इम्यून सिस्टम या मदर की बॉडी में आए थे वो क्या होंगे, रप्चर हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, पर जब यहाँ मेमोरी सेल्स बनी, पंगा मेन ये कर रहे हैं, तो हुआ क्या, जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई तब भी ये सेम कंडीशन आ गई कि RH नेगेटिव मदर है, मदर तो RH नेगेटिव ही है, पर जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। तब होगा क्या कि जो मेमोरी सेल्स है वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, हम जैसे कहते हैं IgG क्या करते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर देते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो फीटस का ब्लड है उसे क्या करेंगे, रप्चर कर देंगे और एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट वाली। तो एंटीबॉडीज एक्ट करेंगे तो RBC तो फीटस में रप्चर कर देंगी। उससे क्या होगा, जब RBC रप्चर होंगे तो वो बनेगा बिलिरुबिन बिलिवर्टिन, ये कैसा बाइल पिगमेंट है, सर बाइल पिगमेंट है, ये क्या कर देंगे सर, बॉडी में येलोशनेस करा देंगे। तो होगा क्या, उससे उससे बेबी को जो है, जो फीटस है उससे जॉन्डिस हो जाएगा, ब्लड को मतलब RBC टूटने से ब्लड की कमी होगी जिसे हम एनीमिया कहते हैं, और उससे मेंटल रिटार्डेंस भी होगा और सीरियस कंडीशन में बेबी की डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये जो हुआ है उसे कुछ प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कुछ है तो नहीं, हो गए है कि नहीं, तो क्या करते हैं कि जो एंटीबॉडी बनी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डाल देते हैं, anti-RH एंटीबॉडीज डाल देते हैं। ठीक है, तो RH की जो एंटीबॉडीज बने थे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी anti-RH एंटीबॉडीज। उससे क्या होगा, जो मेमोरी सेल से जो एंटीबॉडीज बने थे वो रोगों क्या करेगा सर, रप्चर कर देगा या ख़त्म कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा सर, नेक्स्ट बेबी कंसीव हो पाएगा, उसे कुछ होगा नहीं। चलो बच्चों, नया टॉपिक शुरू करते हैं ना। अरे सर आप लिम्फ पढ़ाने वाले थे, अभी तक बाकी है, रुक जाना भाई। तो देख के बता रहा है, देख के बता रहा है, जानता हूँ सब मैं। तो तू और मैं आज क्या पढ़ रहे हैं, लिम्फ।
सर लिम्फ क्या होता है? समझ, एक तरह के बॉडी फ्लूइड्स थे हमारे बॉडी में जो कि सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे थे, है ना। एक बॉडी फ्लूइड था हमारा ब्लड, और एक है लिम्फ। दोनों ही बॉडी के फ्लूइड्स हैं और दोनों ही सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। तो सर दोनों में अंतर क्या है? ब्लड ब्लड क्यों है और लिम्फ लिम्फ क्यों है? ब्लड का तुझे पता है, ब्लड में प्लाज्मा होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स वगैरह जो भी होते हैं। ब्लड में अपने अलग अलग एंटीजन्स होते हैं। तो ये सब ब्लड की प्रॉपर्टीज़ थी, और जो आज हम पढ़ रहे हैं उसे हमने लिम्फ कहा। तो लिम्फ को लिम्फ क्यों कहते हैं वो जानेंगे, और लिम्फ होता क्यों है वो भी जानेंगे। एनसीईआरटी बोलती है कि लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। क्यों सर? साइंस तो वही है ना, क्यों पूछे, क्यों कहते हैं, क्यों है ये यहाँ पर। चलो शुरू करते हैं। तो बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं, यानी कि समझ लो कि ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। तो ब्लड जब बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो वो हार्ट से आएगा, हार्ट से आएगा। तो मीडियम क्या है सर? आर्टरी। मतलब किससे होता हुआ आ रहा है? हार्ट ने पंप कर दिया ब्लड को, पर आ किससे रहा है? आर्टरी से। आर्टरी से हार्ट आएगा, टिश्यूज़ में जाएगा, सॉरी आर्टरी से ब्लड आएगा और टिश्यूज़ में जाएगा। आर्टरी से ब्लड आया और कहाँ गया? टिश्यूज़ में गया। और टिश्यूज़ में आर्टरी डिवाइड होगी किस में? कैपिलरीज में। और कैपिलरीज में क्या होता है? सिंगल लेयर होती है, पता है ना। कैपिलरीज में सिंगल लेयर होती है, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथेलियम। कौन? कैपिलरीज की लेयर्स को। वो क्या होती है? सिंगल लेयर होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूँ ब्लड को बाउंड नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि जो फ्लूइड है, प्लाज्मा मटेरियल है, यानी कि फ्लूइड जो फ्लूइड है वो क्या करेगा? स्क्वीज आउट कर देगा, यानी कि लिम्फ क्या होगा? फ्लूइड क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो जो भी फ्लूइड है जो बॉडी ब्लड में से बाहर निकल रहा है वो यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, और जो भी न्यूट्रिशन, हार्मोन, गैसेस जो भी इंटरसेलुलर स्पेस में रखनी है और जो एक्सचेंज करनी है सेल्स के साथ, वो सेल्स के पास कौन ले जा रहा है सर? ये जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना वो, और जो टिश्यू फ्लूइड था वो। टिश्यू फ्लूइड में हमारे जो भी मटेरियल थे यहाँ में ब्लड में, जैसे कि हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज वगैरह वगैरह, वो क्या करेंगे? सब यहाँ पर बाहर आ जाएंगे हल्के बहुत, यानी कि कुछ सम प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, थोड़े बहुत एक दो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा, वो क्या करेंगे? यहाँ बाहर आ जाएंगे। और क्योंकि टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गए तो उन्हें हम क्या कर रहे हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और जो भी गैसेस एक्सचेंज करनी है इन सेल्स को, तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ करेंगे। ऑक्सीजन लेना है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट है वो ले लेंगे, हार्मोन लेना है वहाँ से ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स चाहिए वहाँ से ले लेंगे, और जो भी वेस्ट मटेरियल उनको बाहर भेजना है और जो भी वेस्ट मटेरियल उनको एक्सक्रीट आउट करना है वो यहाँ पर एक्सक्रीट आउट कर देंगे। और टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा? वो सारा का सारा मटेरियल अपने पास रख लेगा, वो रखेगा अपने पास। वो एक एक सेल के पास से सब जो सेल्स हैं वो सारा अपना एक्स्ट्री मटेरियल यहाँ बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा? इन सबको इकट्ठा कर लेगा। और जो वो टिश्यू फ्लूइड है बाद में जाकर एक लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ की कैपिलरीज होंगी, उनमें ये टिश्यू फ्लूइड चला जाएगा, ठीक है। जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा तब इस, और ये लिम्फ कैपिलरीज आगे जाके लिम्फेटिक वेसल में जाएगी, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगी, और लार्ज लिम्फेटिक वेसल से होते हुए ये एक मेजर वेन में जाके खुल जाएगी। तो ये ब्लड में वापस मिक्स आउट हो जाएगी और ये वापस हार्ट में जाएगी, और ये क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएंगी, यानी कि सॉरी वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगी। ये डीऑक्सीजनेटेड थी, यानी कि इनमें क्या था? वेस्ट मटेरियल वगैरह वगैरह था, तो सब क्या करेंगे? एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ओके, तो ये है हमारा लिम्फ। लिम्फ समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या करेगा? ब्लड यहाँ से आएगा, यानी कि पंप हुआ हार्ट से, आर्टरी से होता हुआ एक टिश्यू के पास गया, टिश्यू से कैपिलरीज के पास गया, कैपिलरीज में से थोड़ा बहुत लिम्फ बाहर, थोड़ा बहुत जो फ्लूइड था वो बाहर निकला। वो फ्लूइड बाहर वाले जो इंटरस्टिशियल सब्सटेंस है उनके साथ मिला। ये क्या करेंगे? सेल्स इसके साथ ऑक्सीजन का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे। ये सब एक्सचेंज करा, और जो भी ये फ्लूइड था जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आया, उससे ये क्या बन गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया। वो जो फ्लूइड है अपना एक्सचेंज करके सारे के सारे वेस्ट मटेरियल अपने पास लेकर, और जो गुड मटेरियल यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो मटेरियल थे, O2 थी, CO2 लेने का, O2 देने का, और
हार्मोन्स, न्यूट्रिशंस जो भी थे वो सब देकर और जो एक्सट्री सब्सटेंस वापस लेकर वो कहाँ जाएगा, एक लिम्फ वेसल में जाएगा। और जो लिम्फ वेसल में जब गया तब इसे क्या बोला गया, इन्हें लिम्फ बोला गया। यानी कि जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक लिम्फ वेसल में जाएगा तब उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। और जो वेसल लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये सारी की सारी कहाँ जाकर खोलेंगे, लार्ज लिम्फ वेसल्स में, वो आगे जाकर मेजर वेन में ड्रेन आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी की लाइन से वो पढ़ लेते हैं। द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, सम वाटर along with many small water soluble substances move out। यानी कि ब्लड जब टिश्यू में पास करेगा कैपिलरीज से होता हुआ तब क्या करेगा, थोड़ा बहुत वाटर सब्सटेंस जो भी है ब्लड में वो लीक आउट करेगा। छोटे छोटे प्रोटीन्स के साथ छोटे छोटे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस सब क्या करेगा, मूव आउट करेगा, लीक आउट हो जाएगा। ठीक है, इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज़। यानी कि टिश्यूज़ के बीच में, टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस है जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल रहे हैं। वहाँ क्या करेगा, ये सब सब्सटेंस जाकर लीक आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जो लीव करेगा किसे, लार्जर प्रोटीन्स को। सर क्या है, थोड़ी थोड़ी जगह होती है इन दोनों के बीच में, तो क्या करेगा, लार्जर प्रोटीन क्या करेंगे, लीक आउट नहीं कर पाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स, किस किस को छोड़ देगा, लार्जर प्रोटीन्स और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब जो द फ्लूइड है वो रिलीज आउट हुआ है उसे हम क्या कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। यहाँ देख लो एक और डायग्राम है आपको समझाने के लिए इजीली। ये क्या हुआ, ब्लड आया, ब्लड कहाँ गया, कैपिलरीज में गया। ठीक है, कैपिलरीज में ब्लड जा रहा है। अब ये क्या हुआ कि यहाँ से क्या करेगा, जो वाटरी सब्सटेंस है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वाटर सोल्यूबल, वो सब क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, स्मॉल प्रोटीन्स वगैरह यहाँ आके बाहर निकलेंगे। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, लार्ज प्रोटीन्स हो गए, वो यहाँ अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, तो ये जो लार्ज प्रोटीन से यहाँ बाहर निकले इंटरस्टिशियल स्पेस में, तब इसे क्या बोला गया, टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोला गया, टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। गैसेस का एक्सचेंज करेंगे, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करेंगे और जाके वापस कहाँ मिल जाएंगे सर, ये सारे के सारे लिम्फ वेसल में चले जाएंगे, लिम्फ कैपिलरीज में चले जाएंगे। जब ये पूरा का पूरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ जाएगा, पूरा का पूरा बने, मतलब जो भी लिम्फ, जो भी इंटरस्टिशियल स्पेस, जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल्स में, तब उन्हें क्या बोला गया, लिम्फ बोला गया। ओके, वेरी गुड। इट हैज़ सम मिनरल्स, इट हैज़ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। यानी कि मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लाज्मा के जैसा ही है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड। क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पर एक्सचेंज जो न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स, ब्लड और सेल्स के बीच में जो न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, ऑलवेज दिस फ्लूइड। यानी किस कौन से फ्लूइड से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, टिश्यू से, सॉरी टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ से। और एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स इनका भी होता है जिसे हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, जो कलेक्ट करता है फ्लूइड और ड्रेन इट बैक करेगा कहाँ पर, मेजर वेन्स में। ठीक है, अब जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया कोई, जैसे कि किसी ने यूरिया निकाला, तो यूरिया लेकर कहाँ जाना है उसको, वो क्या काम करेगा, लिम्फ काम करेंगे। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। मैंने क्या बोला, जो टिश्यू फ्लूइड लिम्फ सिस्टम में जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, तब उसे हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड, क्योंकि प्लाज्मा यानी वाटर सब्सटेंस है, वाटर टाइप सब्सटेंस ज़्यादा है तो वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स, जो कि इसमें हेल्प करते हैं सर इम्यून रिस्पॉन्स में। कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किसमें होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में। और लिम्फेटिक वेसल्स में हमको पता है कि एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं, वहाँ सब ये बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करेंगे पैथोजन यानी फॉरेन सब्सटेंस से। जो लिम्फ है ये आल्सो एन इम्पोर्टेड कैरियर ऑफ किसका, न्यूट्रिएंटेड हार्मोन्स का, ये मैंने आपको बता दिया है। फैट्स कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं कहाँ पर, लिम्फ में, किसके अंदर, लेक्टियल्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेक्टियल्स, इंटेस्टिनल विलाई में। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जब वे हमारे टॉपिक में नहीं है, पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होते हैं, ये विलाई बने हुए होते हैं। ठीक है, यूँ विलाई बने हुए होते हैं। यूँ विलाई क्यों होते हैं सर, मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन के लिए यूँ विलाई होंगे। तो उस विलाई में क्या होंगे, ब्लड सेल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड सेल्स क्या, ब्लड वेसल्स होंगे, और एक होगी लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल को हमने क्या बोला है यहाँ पर, लेक्टियल। तो जो फेट है वो किसमें एब्जॉर्ब होता है सर, लेक्टियल्स में, लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है, ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता। ओके, वेरी गुड। चलो एक बार फिर से वापस देख लेते हैं। तो लिम्फ क्या होता है सर, लिम्फ क्या होता है सर, लिम्फ एक ब्लड का ही पार्ट है। जैसे कि आप बोल लो कि ब्लड अगर आर्टरी से होता हुआ किसी टिश्यू के पास जाएगा तो कैपिलरीज में से मूव आउट करेगा, थोड़ा बहुत वाटरी सब्सटेंस मूव आउट करेगा। किस किस को छोड़कर सर लार्ज प्रोटीन्स और कुछ फॉर्म, मतलब मेजर ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स को छोड़कर जो सब्सटेंस बाहर मूव आउट करा जिसे हमने टिश्यू फ्लूइड बोला, और जो बाद में जाकर लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, जो लिम्फ वेसल में जाएगा, जो भी टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो लिम्फेटिक वेसल्स में जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। ओके,
ये भी क्या हेल्प किस में हेल्प कर रहा है सर, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। द फ्लूइड किस में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में। और जो फ्लूइड है उसका जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी तरह है, सर प्लाज्मा की जैसा। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट केसेस कराता है कौन, ये फ्लूइड। किस किस के बीच में, सर ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज कराता है न्यूट्रिएंट और गैसेस से, वो किससे होता है सर, इस फ्लूइड से होता है। एलाबरेट नेटवर्क है किसका, इस लिम्फ का, जिसमें वेसल्स होते हैं, हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में अलग अलग होते हैं, जब जैसे लिम्फ वेसल्स हो गए और लिम्फ नोड्स हो गए, ऐसे अलग अलग वो होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं। ये फ्लूइड क्या करेगा, ड्रेन कहाँ करेगा, बैक करेगा कहाँ पर, एक मेजर वेन्स में। वेन्स क्या करेंगे, ब्लड लेके जाएंगे वापस किसके पास, हार्ट के पास। ये फ्लूइड किस में प्रेजेंट होता है सर, लिम्फेटिक सिस्टम में। जब ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा तब उसे क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। ओके, लिम्फ कैसा है, कलरलेस है, कंटेनिंग स्पेशलाइज लिम्फोसाइट, जिस किसमें हेल्प कर रहे हैं सर, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प कर रहे हैं। लिम्फ कैसा है, एक इंपॉर्टेंट कैरियर है किसके लिए सर, न्यूट्रिएंट और हार्मोन का एक्सचेंज या मोबिलाइजेशन के लिए। फैट्स आर स्टोर्ड, फैट्स आर अब्जॉर्ब्ड थ्रू, किसके थ्रू अब्जॉर्ब होते हैं फैट्स, लिम्फ में। कहाँ किस कौन सी वेसल के थ्रू, लिम्फ वेसल के थ्रू, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है सर, इंटेस्टिनल विलाई में। इंटेस्टिनल विलाई कहाँ होती है सर, इंटेस्टिनल विलाई इंटेस्टाइन में होगी। कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस विलाई में क्या होंगे सर, कुछ ब्लड वेसल्स होंगे और एक लिम्फ वेसल होगी। उसमें क्या होता है सर, फैट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये कंपोजिशन देख लेते हैं। देखो जैसे ब्लड हो गया, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने पता है कि सर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ओके, तो होता क्या है, जब कंपोजिशन है वो लिम्फ का लगभग ब्लड से थोड़ा बहुत मिलता है, पूरा नहीं मिलता। कैसे सर, जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड में भी होता है और लिम्फ में भी होता है, क्योंकि वाटर फ्लूइड सब्सटेंस 92% और वाटर क्या करेगा, लीक आउट करता है, इसलिए लिम्फ में भी प्रेजेंट है कौन, प्लाज्मा टाइप सब्सटेंसेस। और जो आरबीसीज होते हैं वो बड़े सेल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रेजेंट नहीं है किसमें, लिम्फ में। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए प्रेजेंट है किसमें, लिम्फ में। और जो प्लेटलेट्स है वो प्रेजेंट है किसमें है, ब्लड में है और लिम्फ में नहीं है। लार्ज प्रोटीन्स क्या मूव आउट करेंगे, नहीं सर, ये क्या करेंगे, लीव कर दिए थे। किसने, किससे, ये मूव आउट नहीं कर पाए थे, इसलिए ये किसमें है, ब्लड में है और लिम्फ में नहीं है। स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, हाँ होते हैं सर किसमें, लिम्फ में होते हैं। तो लिम्फ में कौन कौन होता है सर, प्लाज्मा होता है, सर लिम्फ में कौन कौन होता है, प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और कुछ स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन नहीं होते सर, आरबीसीज नहीं होंगे, प्लेटलेट्स भी नहीं होंगे और लार्ज प्रोटीन्स नहीं होंगे। मेनली क्वेश्चन इन दो जनरल में पूछा जाता है कि कौन कौन नहीं होता, तुमको पता होगा, आरबीसीज और प्लेटलेट्स नहीं होते। और कौन होता है तो पूछेंगे तो बताएंगे क्या हम सर बताएंगे कि प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और कुछ स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं। ओके, वेरी गुड बच्चा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हमने बताया है सर्कुलेटरी पाथवेज। सर सर्कुलेटरी पाथवेज मतलब सर्कुलेशन में कैसा पाथवे, जो भी बॉडी है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो कैसा पाथवे अडॉप्ट कर रहा है, यानी कि ऐसा पाथवे कैसा, उसके सर्कुलेशन में पाथवे कैसा है। देखेंगे कि दो तरह के पाथवेज होते हैं। कौन कौन से सर, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन पाथवे। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवेज। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अंतर क्या है सर, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। सर जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें किसी तरह का बाउंड सिस्टम यानी क्लोज सिस्टम नहीं होता। एज ऑफ आपने जैसा आपने नाम था उसका ऑपोजिट बता दिया, उसका मंत्र हम समझ गए क्या, नहीं बेटा मैं पूरा समझा रहा हूँ, देख आराम से, इजीली तेरे को समझ में आएगा। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें होता क्या है कि एक बॉडी होती है, समझ ले, एक हार्ट होगा, ठीक है, फिर क्या होगी, पूरी की पूरी एक बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की, और एक, ठीक है, हार्ट भी यहीं प्रेजेंट है, हार्ट भी बॉडी में ही प्रेजेंट है। तब जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा, जो हमारा बहुत हार्ट ब्लड को पंप करेगा, तो जो ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ नीचे देखो डायग्राम बना हुआ है, ये देखो, जो हार्ट होता है ये भी बॉडी में प्रेजेंट है, समझना, ठीक है क्या। जो हार्ट होता है वह करेगा, ब्लड को पंप करेगा, तो ब्लड जैसे पंप होगा तो बाहर निकलेगा, ब्लड पंप होते बॉडी की तरफ जाएगा। जब बॉडी की तरफ जाएगा, जो भी ऑर्गन है उसमें क्या करेंगे, बात करेंगे यानी कि नहाना। सर ये सब अपने साथ साथ बात कर रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं सर ये सब, हाँ तो एक साथ ही बात कर रहे हैं ये सब। तो क्या होंगे, सारे के सारे ऑर्गन एक साथ बात करेंगे यानी कि नहाएंगे, एक साथ बात करेंगे। कौन सा, ब्रेन भी यहीं बात कर रहा है, एक्सरे ऑर्गन भी यहीं बात कर रहे हैं। और ये सर क्या है, ये
अदर फंक्शनल ऑर्गन्स यानी कि जैसे कि किडनीज हो गए, लीवर्स हो गए, लंग्स हो गए, स्टमक हो गए, जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, वो सब यहीं अकेले बात करेंगे। ये क्या कहते हैं उसे यार, भूल गया, जापान में होता है ना, जापान में क्या होता है रे, एक साथ नहाते हैं उसे, ओ करके नाम है, छोड़ो बाद में बताता हूँ। तो हार्ट ने जैसे ब्लड पंप किया वो कहाँ जाएगा, ओपन स्पेस बॉडी कैविटी में जाएगा ऑर्गेनिज्म, और ओपन स्पेस में जाएगा जिसे हम साइनसेस कहते हैं, वहाँ पर सारे बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस हिसाब से अपने अपना ब्लड का अपने अपने न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज और गैसेस एक्सचेंज ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता कि सर उसमें जैसे कि हार्ट को ले जाना है तो ब्रेन को ले जाना है, कौन ब्लड ले जाना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई पाथवे नहीं है कि मैं उस आर्टरी से जाता हुआ ब्रेन को जाऊंगा। ठीक है, तो ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पास थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जैसे ही हार्ट से पंप होगा वो पास करेगा थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू किसमें, सीधा का सीधा बॉडी कैविटी में, सीधा सीधा कहाँ जाएगा, बॉडी कैविटी में, बॉडी कैविटी जाएगा सारा का सारा यहाँ खाली हो जाएगा। अब जो भी ऑर्गन है जिसको जितना ब्लड चाहिए वो यहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। ठीक है, ओके, तो ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू द स्पेसेस ऑफ बॉडी कैविटी कॉल्ड द साइनोसस। इसमें क्या होता है, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं और कैपिलरीज, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्यों सर, अभी किसी को पर्टिकुलर ले ही नहीं जाना है तो आर्टरीज में क्या, आर्टरीज क्या करते हैं सर, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के या कैपिलरीज में एंड होंगे, यहाँ कैपिलरीज तो बन नहीं रही है तो आर्टरीज होगी कैसे, तो आर्टरीज नहीं होती, वेन्स भी नहीं होती और कैपिलरीज भी नहीं होती। इसी तरह से यहाँ जाके सारा सारा बॉडी जो ब्लड है वो एक बॉडी कैविटी में निकल जाएगा, और जो ब्रेन, एक्सट्रेडी ऑर्गन और अदर जो फंक्शनल ऑर्गन्स हैं जो जो वर्क करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, वो अपना ब्लड रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरा कर लेंगे, और ये ब्लड वापस हार्ट में चला जाएगा, वापस हार्ट में चला जाएगा और वापस ये ऐसे ही पंप होता रहेगा। ओके, अब बात करते हैं सर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। से दो तरह के सिस्टम थे ना, एक तो हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ में आया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो रहा था सर, बॉडी कैविटी है, ब्लड सीधा बॉडी कैविटी में पंप होगा, लार्ज वेसल्स से होता हुआ, किसी भी में डिवाइड नहीं होगा, किसी भी आर्टरी वेन में डिवाइड नहीं होगा, सीधे सीधा एक बॉडी कैविटी में जाएगा। एक बॉडी कैविटी में जाते ही क्या करेगा सर, अपने अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना ब्लड का और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज कर लेंगे। दूसरा होता है सर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जस्ट ऑपोजिट। क्या सर इसमें सर्कुलेशन नहीं होता क्या, अरे बेटा होता है, ऑपोजिट का मतलब ये ओपन है और ये क्लोज है। क्लोज सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि ये सब जो सिस्टम जो बोल रहा था मैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज बोल रहा था, ये सब किस में होते हैं, इस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं। ठीक है, जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा इसमें क्या होगा कि हार्ट होगा, एक लार्ज वेसल होगी, वेसल डिवाइड हो रही है किस किस में, अलग अलग वेसल्स में, जो कि पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जा रही हैं, वहाँ ऑर्गन से होते हुए पर्टिकुलर एक वेन निकल रही है, वेन वापस जाके एक बड़ी वेन से मिल रही है, बड़ी वेन आके क्या करेगा, हार्ट को ब्लड वापस देगा। ये क्या होगा, एक तरह का क्लोज्ड सिस्टम हो गया, यानी कि ब्लड कहीं बाहर लीक आउट नहीं हो रहा है, कहीं बाहर वेस्टेज में नहीं जा रहा है। तो हार्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, हार्ट ने जैसे ही ब्लड पंप किया, एक लार्ज वेसल निकलेगी यहाँ से जिसे हम एओर्टा कहते हैं, सिस्टमिक एओर्टा, वो ब्लड लेके जाएगी ऑर्गन के पास, अलग अलग ऑर्गन के पास, वहाँ जाके आर्टरीज में डिवाइड होंगी, आर्टरीज में डिवाइड होते होते पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाएंगी अपने अपना ब्लड लेकर, वहाँ जाके एक्सचेंज करेंगी, गैसियस एक्सचेंज और जो भी एक्सचेंज करना है वो सब करेंगी। गैसेज एक्सचेंज तो यहाँ नहीं करेंगी, सॉरी, हाँ गैसेज एक्सचेंज और जो भी न्यूट्रिशन का एक्सचेंज है वहाँ करेंगी, और वेन से होता हुआ ये ब्लड वापस आ जाएगा किसमें, एक बड़ी मेजर वेन में। ये देखो एक ऑर्गन से आया, दूसरे ऑर्गन से भी यहाँ पर आएगा, तीसरे ऑर्गन से भी यहाँ पर आएगा, ये अलग अलग ऑर्गन से होता हुआ यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये बॉडी कैविटी में जाके पूरा निकल नहीं रहा है, ये अपना अपना वेसल लेके अपनी अपनी आर्टरीज लेके जा रहे हैं इसके एक एक ऑर्गन के पास, समझ लो। तो ये एक तरह का सिस्टम है, कैसा, क्लोज्ड सिस्टम है, कहीं ब्लड बाहर निकल रहा नहीं सर, एक पर्टिकुलर आर्टरी से होता हुआ जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो एग्जांपल है उसे होता है एनालिडा और कोडेटा, और कोडेटा में हम आते हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडास, मोलस्कास, हेमिकोडेटा। इनमें क्या होता है सर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किनमें, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है सर, एनालिडा और कोडेटा में।
अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की थोड़ी बहुत लाइंस देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं। तो ब्लड पंप्ड बाय किससे होता है, हार्ट से, हमें पता है। इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज्ड नेटवर्क। क्लोज्ड नेटवर्क यानी कि ब्लड जाएगा तो आर्टरी से होता हुआ जाएगा, न कि बाहर निकल के किसी ऑर्गन के पास चला जाएगा, नहीं, आर्टरी से होता हुआ जाएगा, फिर एक ऑर्गन के पास जाएगा, कैपिलरीज में डिवाइड होगी आर्टरीज, फिर आर्टरीज जाके ये जो कैपिलरीज हैं जाके वेन से मिलेंगी, तो ब्लड भी वेन से होता हुआ, मेजर वेन से होता हुआ वापस हार्ट में जाएगा। तो ये क्लोज सिस्टम में काम कर रहा है, ठीक है, कहीं बाहर लीक आउट होकर फिर बाहर से वापस किसी दूसरी वेसल्स में नहीं जा रहा, एक क्लोज्ड सिस्टम में काम कर रहा है। द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसे हम कहते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये नाम तो सुना है बहुत बार पर इनका मतलब पता नहीं है सर, आप बता सकोगे? तो बेटा मैं बैठा क्यों हूँ, यही तो बताने के लिए बैठा हूँ। तो हम आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि आर्टरीज और वेन्स होती क्या हैं। तो दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। जैसे मैंने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ, जैसे ब्लड पंप हुआ और सारा ब्लड फैल गया बॉडी कैविटी में, जिसको जितना चाहिए उतना ले लो। पर क्या होता है, कभी कभी कोई ऑर्गन ज़्यादा काम कर लेता है, उसे ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर एक ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, सब ब्लड से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा पहुंचाना है या उसके लिए उतनी रिक्वायरमेंट है, उतना जाना ही चाहिए, तो वो कौन देखता है कि वो कैसे एडवांटेजेस होगा हमारे लिए। क्योंकि एक जैसे कि मैंने अपना, तुम्हारी मान लो तुम बहुत ज़्यादा क्या खाते हो, ऐसे बहुत कतरा टाइप फ्रूट खाते हो, उसमें क्या होगा, बहुत सारा जो एक्सट्रा सब्सटेंस है वो ज़्यादा है, तो वो निकालने के लिए किडनी को ज़्यादा काम करने का पड़ेगा। अगर किडनी को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड है वो पहुँचा नहीं, तो क्या होगा सर, किडनी बराबर काम नहीं कर पाएगी और क्या होगा सर, अलग अलग डिजीज़ होती रहेंगी। तो इसलिए क्या होता है कि ये पैटर्न कौन सा पैटर्न, सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पैटर्न क्या है, एडवांटेजेस है, फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या है, पर्टिकुलर प्रिसाइजली जितना चाहिए उतना ही ज़्यादा है, कहीं लीक आउट नहीं होता है फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। अब देख लो आर्टरीज और वेन्स की डेफिनेशन आ गई है। तो आर्टरीज क्या होती हैं सर, आर्टरीज में हम अभी स्ट्रक्चर डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं पर फंक्शनल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि आर्टरीज फंक्शनली क्या काम करती हैं और फंक्शनली कैसी होती है। जो आर्टरीज होती है बेटा वो क्या करती हैं, एक हार्ट होगा, हार्ट से क्या करेंगे, आर्टरीज ब्लड ले जाने का काम करेगी, क्या काम करेगी, ब्लड ले जाने की, यानी कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, आर्टरीज हार्ट से ओरिजिनेट होती है और एंड कहाँ पे होते हैं, किसी ऑर्गन पे जहाँ ब्लड चाहिए, या फिर किस में एंड होगी सर, ऑर्गन में एंड होगी, एज ए कैपिलरीज एंड होंगी, कहाँ एंड होगी, एज ए कैपिलरीज एंड होंगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आर्टरीज ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट एंड एंड एज कैपिलरीज टू द अदर ऑर्गन, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करेंगे, ब्लड ले जाने का काम करेंगे। देखो इस तरफ भी एक आर्टरी है सर, ये भी हार्ट से ही ब्लड ले जाएगी, कैसा भी ब्लड ले जाएगी, हार्ट से ही ब्लड ले जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। तो आर्टरीज क्या काम करेंगी, ब्लड ले जाने का काम करेंगी। और सर तो वेन्स क्या होती है, देख, ओरिजिनेटेड थ्रू अदर ऑर्गन अदर देन हार्ट एज कैपिलरीज एंड एंड्स एट हार्ट, कहाँ खत्म होगी, हार्ट पे खत्म होगी। ओरिजिनेट कहाँ से होगी, अदर ऑर्गन कैसे, कैपिलरीज के फॉर्म में, यहाँ कैपिलरीज आएंगी, मिलेंगी अपने आप से। अब कैपिलरीज जहाँ एंड होगी, ख़त्म होगी, वहाँ से वेन शुरू होगी। यहाँ से वेन क्या करेगी सर, वेन क्या करेगा, वेन ले जाएगा ब्लड किसके और किससे, मतलब वेन जो होता है वो ब्लड ले जाती है, वो कहाँ ले जाती है सर, हार्ट में। तो हार्ट में जो भी ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, वेन से आ रहा है। मतलब हार्ट में कोई भी ब्लड आएगा, कहाँ से भी आएगा, तो वो कैसे आएगा, वेन के थ्रू। यहाँ देख रहे थे हम, वेन कहाँ से शुरू होती है सर, अदर ऑर्गन से। वो क्या करेंगी सर, ब्लड लेके आएंगी और कहाँ ख़त्म कर देगी सर, हार्ट तक ख़त्म कर देगी। तो वेन ब्लड लेके आ रही है और हार्ट पे ख़त्म होगी, वेन ब्लड लेके आ रही है और हार्ट पर ख़त्म होगी, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हो गया, वेन वाला, हार्ट ऑफ वेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हार्ट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सर हार्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब, देख बेटा, तूने अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखे हैं, जैसे कि तूने देखा होगा, बर्ड्स देखे होंगे, मैमल्स देखे होंगे, रेप्टाइल्स देखे होंगे, एम्फीबियंस देखे होंगे, फिशेस देखी होंगी, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। उससे भी ज़्यादा देखे होंगे तो ना, ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें क्या होता है कि जब हार्ट होता है वो उनमें अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होगा सर, जैसे किसी में मान लें 2 चैम्बर्ड है, किसी में 3 चैम्बर्ड है, किसी में 4 चैम्बर्ड है। तो ये क्या हो गए, हार्ट के अलग अलग टाइप्स हो गए, हार्ट के अलग अलग फॉर्म हो गए। पर ये हार्ट एक ही काम करेगा, किसका, पंपिंग ऑफ किसका, ब्लड। तो हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ब्लड मतलब हार्ट कैसा होता है वो देख रहे हैं। तो हार्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हमारे पास है फिशेस सबसे पहले आती है एज एवोल्यूशनरी फॉर्म। तो
सबसे पहले कौन आती है हमारे पास? फिशेस। फिशेस में कैसा हार्ट होता है सर? टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये जो भी बात कर रहा हूँ मैं क्लोज्ड सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ओपन सर्कुलेशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। तो जो फिशेस है वो टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसमें कौन कौन सा सर? वन एट्रिया और वन वेंट्रिकल। वन एट्रिया होगा और वन वेंट्रिकल होगा। और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। कौन कौन सा सर? एम्फीबियंस मतलब जो एम्फीबियंस मतलब ये फ्रॉग, सैलामेंडर वगैरह वगैरह, राना टाइग्रीना, बुफोटोड, ये सब क्या हैं सर? एम्फीबियंस होते हैं। तो ये इसमें कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है सर? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। टू एट्रियम और टू वेंट्रिकल। टू एट्रियम कौन कौन से? राइट और लेफ्ट, और एक वेंट्रिकल होगा। पर सर रेप्टाइल्स में क्या होता है? रेप्टाइल्स में भी बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेप्टाइल्स कैसे सर? सर टेस्टिडो, टोर्टोइस, हेमिडेक्टाइलस, कैलोटीज, है ना, ये सब क्या है? कैमिलियन, ये सब क्या है सर? रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स में स्नेक्स भी आ गए, ठीक है ना, दो क्रोकोडाइल्स भी आ गए। पर क्रोकोडाइल्स यहाँ, हाँ एक मिनट, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में कैसा हार्ट होगा? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा। कैसा सर? टू एट्रियम और वन वेंट्रिकल वाला। एक्सेप्ट कौन? क्रोकोडाइल। किसका एक्सेप्शन है? क्योंकि इसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट नहीं है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट इसमें क्या है? क्या नहीं है। क्रोकोडाइल में क्या होता है? फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। कौन सर? कौन कौन सा? टू एट्रियम और टू वेंट्रिकल में। क्या है? रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, पर इनका एक्सेप्शन कौन है? क्रोकोडाइल। क्यों? क्योंकि इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए। ये तुम्हें नींद में उठा के पूछ ले कोई, इसका क्रोकोडाइल में कितना हार्ट होता है, अरे नींद में कोई उठा के पूछ ले कि बेटा बता क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? फोर चैम्बर्ड। ये तुम्हें याद रहना ही चाहिए, ठीक है, कि क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। और कौन हो गए सर फोर चैम्बर्ड वाले? दो तो होते हैं, एक होते हैं एवीज, वो होते हैं मैमल्स। बिना कोई एक्सेप्शन के फोर चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, ठीक है। फोर चैम्बर्ड हार्ट मतलब दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल। दो एट्रिया कौन कौन से? राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन हो गए? दो वेंट्रिकल हो गए। इनमें ट्रू सेप्टम होता है किसमें? एंट्रियम में बीच में और वेंट्रिकल के बीच में। जो क्या है? दो वेंट्रिकल के बीच में भी ट्रू सेप्टम है, दो एट्रियम के बीच में भी ट्रू सेप्टम है, ठीक है। इसलिए ये कैसे होते हैं? फोर चैम्बर्ड होते हैं। वापिस देख लो सर, फिशेस में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, दो, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल। और रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट होगा? थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा। कौन कौन सा? दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल। जो क्रोकोडाइल है वो एक्सेप्शन है किसका? रेप्टाइल का, क्योंकि इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। कौन कौन से सर? दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। जो एवीज और मैमल्स हैं वो विदाउट एनी एक्सेप्शन उनमें कितना चैम्बर्ड हार्ट होगा? फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा। कौन कौन सा? दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। वेरी गुड। जो राइट एट्रियम है, सॉरी, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दो एट्रियम हो गए, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और दो, ये दो वेंट्रिकल हो गए। अब बात करेंगे सर्कुलेशन की। सर सर्कुलेशन, हाँ, जो क्लोज सर्कुलेशन होता है वो दो तरह का होता है। सर अब ये क्लोज सर्कुलेशन में भी टाइप्स आ गए? हाँ बेटा, यही तो बात है। सर्कुलेटरी पाथ, सर्कुलेशन टॉपिक इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि सर्कुलेशन, क्लोज्ड सर्कुलेशन भी दो तरह का होता है। सर आप कैसे बोल सकते हो कि क्लोज्ड सर्कुलेशन दो तरह का होता है? होता है, मैं बता रहा हूँ, सुनो। जो क्लोज सर्कुलेशन होता है वो दो तरह का होता है। क्या क्या होता है वो क्लोज सर्कुलेशन दो तरह का? क्लोज सर्कुलेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ये बात क्या हुई सर? हमें समझ में नहीं आया। सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन का मतलब समझो, अगर सिंगल सर्कुलेशन है तो हार्ट से जो ब्लड है वो एक बार पास करेगा, और अगर डबल सर्कुलेशन है तो जो हार्ट से वो ब्लड है वो दो बार पास करेगा, ठीक है। एक साइकिल में दो बार पास करेगा हार्ट से ब्लड। अगर सिंगल सर्कुलेशन होगा तो एक साइकिल में एक बार ही हार्ट से ब्लड पास करेगा। मतलब सर हार्ट से एक ही बार ब्लड पास करेगा? नहीं, एक साइकिल में, एक साइकिल में एक बार पास करेगा। और जो एक साइकिल वहाँ हो डबल सर्कुलेशन में, वहाँ हार्ट से ब्लड दो बार पास करेगा। कैसे? अरे जल्दी क्या है, रुक जा, बता रहा हूँ कैसे। तो सुना, तो सिंगल सर्कुलेशन होगा उसमें होता क्या कि हार्ट जैसे ब्लड पंप करेगा, ओनली वन टाइप ऑफ ब्लड पंप करेगा, जो होता है ओनली हार्ट ओनली वन टाइप ऑफ ब्लड पंप करेगा। कैसे? देखो इस डायग्राम के थ्रू समझ। ये हार्ट है, हार्ट का सबसे पहले काम क्या है सर? ब्लड पंप करना। तो हार्ट क्या करेगा? ब्लड पंप करेगा। तो जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्लड क्या होगा? कलेक्ट होगा मेजर वेन्स के थ्रू। ये फिश का है, ठीक है ना। फिश में हमने देखा दो, एक एट्रियम में वेंट्रिकल, दो चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसलिए जो ये ब्लड है
बॉडी ऑर्गन से होता हुआ कहाँ जाएगा, मेजर वेन से होता हुआ हार्ट के पास जाएगा। ये हार्ट में जाकर पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, पूरा का पूरा नहीं खाली हो जाएगा। इसमें सॉरी, जो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, ये समझ लो कि गिल्स है। गिल्स ने ब्लड को ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, बाहर चला गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब क्या करेगा, सर्कुलेशन कर रहा है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, गिल्स से आ रहा है। मतलब गिल्स से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स के पास। और बॉडी ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं सर, बॉडी ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, उनका यूज़ करेंगे ऑक्सीजन का और उसे डीऑक्सीजनेटेड बना देंगे। और जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वेन से होता हुआ हार्ट के पास जाएगा। वो हार्ट क्या करेगा, ब्लड वापस जाके गिल्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा और गिल्स वापस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन देकर वापस कहाँ आएंगे, बॉडी ऑर्गन्स के पास। तो ये ब्लड कैसा हो गया, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड। अब देख रहे हो सर, यहाँ ब्लड, हार्ट एक ही काम कर रहा है, वो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड सीधा गिल्स को। हार्ट यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड पंप नहीं कर रहा, देख रहे हो ना। तो हार्ट क्या पंप कर रहा है, ओनली एक टाइप का ब्लड, एक साइकिल ये हुई। तो हार्ट से ब्लड कितनी बार जा रहा है, एक ही बार, एक साइकिल हो गई। फिर से हार्ट से ब्लड कितनी बार गया, अभी भी एक ही बार। तो समझ रहे हो, सिंगल सर्कुलेशन में होता क्या है कि हार्ट से ब्लड एक साइकिल में एक ही बार पास करता है। ये बात हो गई सिंगल सर्कुलेशन की। तो जो एक दूसरी मतलब एक और टर्म बोल सकते हैं इसके बारे में कि हार्ट से पंप ब्लड जो पंप होगा हार्ट से वो एक ही टाइप का होगा, या तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगा या फिर ऑक्सीजनेटेड होगा। तो फिशेस में होता क्या है कि बार बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट से पंप होता है गिल्स के पास। तो गिल्स उसे ऑक्सीजनेटेड करके बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचा देती है, वो हार्ट के पास वापस नहीं आता। इसलिए एक तरह का क्या है, ये सिंगल सर्कुलेशन, एक तरह का क्या है, यही सिंगल सर्कुलेशन है। तो ये क्या है, सिंगल सर्कुलेशन। इसलिए फिशेस का जो हार्ट होता है वो ओनली एंड ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करता है। कैसा ब्लड पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। इसके एग्जाम्पल कौन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के एग्जाम्पल कौन, जो सिंगल सर्कुलेशन है उसका एग्जाम्पल कौन है, फिशेस। और जो ये क्योंकि ये एक ही तरह का ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। वेरी गुड। तो होप करूँगा तो आपको समझ में आ गया कौन सा, सिंगल सर्कुलेशन। अब बात करेंगे डबल सर्कुलेशन में। सर ये डबल सर्कुलेशन क्या है, जैसे मैंने तुझे बताया सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड एक ही बार पास करेगा एक साइकिल में, और डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट से ब्लड 2 बार पंप करेगा एक साइकिल में। ठीक है सर, मान लो कि यहाँ बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा किसके पास, हार्ट के पास, मेजर वेन्स के होता हुआ, और वो ड्रेन आउट करेगा, कहाँ खत्म होगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता हुआ जाएगा कहाँ पर, लंग्स के पास। जो ये लंग्स है उस ब्लड को क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, CO2 लेंगे, बाहर एक्सक्रीट आउट करेंगे CO2 को। तो लंग्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पंप करेगा किसके पास, हार्ट के पास, कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ बॉडी पार्ट्स को। यहाँ तुम देख रहे होगे कि हार्ट के पास 4 चैम्बर, एक पार्ट ऑफ द हार्ट में सर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से पंप हुआ और ये वापस चला गया लंग्स के पास। फिर लंग्स से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब देख रहे हो यहाँ पर हार्ट से ब्लड 2 बार पास कर रहा है और ये होता हुआ बॉडी पार्ट्स के पास चला गया। तो राइट एट्रियम में ब्लड आया, कहाँ से, बॉडी पार्ट से, ये एक सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, एक बार हार्ट से ब्लड गया, अब ये लेफ्ट लंग्स से ब्लड आया लेफ्ट पार्ट में और ये बॉडी पार्ट्स के पास चला गया। तो ये कंप्लीट हुई एक साइकिल। एक साइकिल में ब्लड हार्ट से कितनी बार पास हो रहा है सर, 2 बार। इसलिए इसे हम क्या बोला, डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब तुम्हें समझना है कि ब्लड जो पंप हो रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब तुम्हें समझना है कि जो ब्लड है वो जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा हार्ट के और लंग्स के बीच में। और जो ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब तुम्हें समझना है कि जो भी ब्लड है वो काम करेगा, मतलब जो भी ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सर हार्ट के और किसके,
बॉडी पार्ट्स के बीच में। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा सर, बॉडी पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग्स और हार्ट इन्वॉल्व होगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, लंग्स एंड हार्ट इंक्लूडेड होगा। समझ रहे हो? तो ये क्या होगा हमारा डबल सर्कुलेशन। कौन से दो पार्ट है सर, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, जो ब्लड है वो लंग्स और हार्ट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, सिस्टमिक सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। आगे बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में। अब हो गया हमारा कंप्लीट सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन जो कंप्लीट वाला। अब बात करेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ओके सो अब ये ब्लड जो है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, सर्कुलेशन मतलब हार्ट से ब्लड कितनी बार पास हो रहा है, 1 टाइम, और जो डबल सर्कुलेशन है उसमें से हार्ट से ब्लड कितनी बार पास हो रहा था, 2 बार। ठीक है, एक बार ऑक्सीजनेटेड वाला, एक बार डीऑक्सीजनेटेड वाला, मतलब एक बार पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक बार सिस्टमिक सर्कुलेशन। वेरी गुड। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, यहाँ पर भी पल्मोनरी सर्कुलेशन भी होगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन भी होगा। मतलब जो हार्ट से ब्लड है वो गिल्स और लंग्स को भी एक्सचेंज होगा और बॉडी पार्ट से भी एक्सचेंज होगा। पर होगा क्या, देखो यहाँ बॉडी पार्ट से, यहाँ से क्या हो रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा कहाँ पर सर, हार्ट में जाएगा, ये तो हमें पता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। और ये हार्ट से होता हुआ किस में जाएगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से होता हुआ किस में, लंग्स में। तो एक बार तो सर्कुलेशन हो गया सर ये। अब फिर लंग्स से हाथ वापस आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किस में जाएगा, एट्रियम में, एट्रियम से होता हुआ वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से होता हुआ क्या करेगा, बॉडी पार्ट्स के भी जाएगा। पर सर इस अब इसमें डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, सॉरी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कैसा हुआ। डबल सर्कुलेशन तो हम समझ गया कि सर ये 2 बार सर्कुलेट कर रहा है ब्लड, एक बार ये, फिर वापस आया, फिर एक बार ये, 2 बार सर मान लिया हमने ये सर सर्कुलेशन। अब ये इनकम्प्लीट क्यों है, देख बेटा, जो कंप्लीट था उसमें क्या हो रहा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रह रहा था, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रह रहा था। मतलब जो बॉडी पार्ट्स को ब्लड आ रहा था वो ऑक्सीजनेटेड ही था, और जो बॉडी पार्ट से ब्लड जा रहा था वो डीऑक्सीजनेटेड, और जो लंग्स को ब्लड जा रहा था वो डीऑक्सीजनेटेड ही था। तो यहाँ पर क्या हुआ, देख यहाँ से बॉडी पार्ट से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, एक सर्कुलर में ये आ रहा था, यहाँ वेंट्रिकल में आया ब्लड, यहाँ ब्लड पड़ा है, यहाँ से ब्लड कहाँ पंप हुआ, गिल्स को, गिल्स से पंप ब्लड कहाँ वापस आया, और ये कहाँ वापस आया, वेंट्रिकल में, और ये ब्लड कहाँ आगे पास हुआ, बॉडी पार्ट्स में। क्योंकि यहाँ वेंट्रिकल में कोई सेप्टम नहीं है, ये ब्लड क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मतलब कौन सा ब्लड है, यानी कि देखो अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, पल्मोनरी सर्कुलेशन में सर जो ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड था, वहाँ जाके ऑक्सीजनेटेड हुआ और ये वापस यहाँ पर आ गया। पर यहाँ क्या होगा, मिक्स्ड ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों, यहाँ से यूँ जाएगा, यहाँ से यूँ जाएगा, यहाँ पर जाके मिक्स हो जाएगा। मतलब ये कम्प्लीटली डबल सर्कुलेशन नहीं है, कम्प्लीटली डबल सर्कुलेशन नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड मिक्स हो रहा है, और यही मिक्स ब्लड जाएगा वापस बॉडी पार्ट्स को, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आएगा, यहाँ से वापस यूँ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजनेट होगा, यहाँ से वापस मिक्स हो जाएगा। तो ये मिक्स्ड ब्लड क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पर, लंग्स को भी और यहाँ नीचे भी। इसलिए इसको हमने क्या बोला, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इसके एग्जाम्पल कौन है सर, जो 3 चैम्बर्ड वाले होंगे उसके एग्जाम्पल्स एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। वेरी गुड। तो तुम्हें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ, और तुम्हें डबल सर्कुलेशन भी समझ में आ गया होगा, और तुम्हें सिंगल सर्कुलेशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ कुछ मैंने डेफिनेशन लिख रखी हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन की, एक बार पढ़ लूँ, चलो एक बार पढ़ लेता हूँ। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेट होता है किस किस के बीच में, टेक्स पार्ट करता है किसमें, हार्ट और लंग्स के बीच में। इन दिस सर्कुलेशन क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप्ड बाय हार्ट टू द लंग्स एंड ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फ्लो बैक टू द हार्ट फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन वेयर, और जहाँ, और यहाँ पर क्या होगा, जब हार्ट में ब्लड आ गया, यहाँ से क्या होगा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख लो सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे शुरू हुआ, सिस्टमिक सर्कुलेशन वहाँ से शुरू हुआ, हार्ट में ब्लड आया, वहाँ से पंप होगा किसको, बॉडी पार्ट्स को। तो ब्लड सर्कुलेशन किस किस बीच में पार्ट टेक करेगा,
सर ये पार्ट टेक करेगा हार्ट और बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज़ के बीच में। और इस सर्कुलेशन क्या हो रहा है कि ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट रीचेस टू द टिश्यू और द बॉडी पार्ट्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस। और ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वापस किस में फ्लो करेगा, हार्ट में फ्लो करेगा। ये करा कैसा होगा, एक तरह का सर्कुलेशन हो गया, यानी एक साइकिल होगी। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप कि आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट। ओके, बोर तो नहीं किया कहीं, ये बता देना। ओके, बस तो ये था हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आज हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। आज हमने पढ़ा है लिम्फ क्या होता है, उसके बाद हमने सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़े हैं। सर्कुलेटरी पाथवेज में सर हमने दो तरह के पाथवेज पढ़े, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर ओपन में हमने पढ़ा कि बॉडी कैविटी में ब्लड क्या होगा, पूरा पूरा चला जाएगा, वहाँ पर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, बात आउट कर लेंगे, यानी कि जिसको जितना चाहिए उसका ब्लड डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगा। और जो हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, सर एक क्लोज नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जिसमें आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। जो पर्टिकुलर ऑर्गन जितना जो ब्लड चाहिए वो उसी के आर्टरीज से होता हुआ आएगा, ना कि कहीं से उससे लेना पड़ेगा, या कि ना कि ऑर्गन वहाँ प्रेजेंट है। जैसे समझ लो भाई मैंने एक स्विमिंग पूल बनाया, स्विमिंग पूल में क्या करा कि मैंने ऑर्गन डाल दिया, उसमें मैंने ब्लड पोर कर दिया। अब वहाँ जैसा ब्लड आएगा वैसे वहाँ से लेना है। और दूसरी बात ऐसे होगी, समझ लो कि पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी समझ लो कि एक पंप है, वहाँ से क्या हुआ, ब्लड पंप हुआ। और ये तुमने देखा होगा गाँव में कहीं क्या होता है कि पानी की टंकी से होता हुआ क्या नलिंग सिस्टम होता है, नल सिस्टम होता है, यानी टैप वाटर सिस्टम होता है। उसमें टैप वाटर क्या करेगा, एक एक घर पे नल होगा, तो वहाँ पानी के लिए क्या करेंगे हम, नल खोला पानी आ गया। तो वो क्या कर रहा है, वैसे ही हार्ट क्या कर रहा है, ऐसे समझ लो हार्ट क्या है, पानी की टंकी है, वहाँ से पानी पंप हुआ, पानी पंप होकर कहाँ पर आया, अपने घर तक आया, यानी कि पर्टिकुलर ऑर्गन के पास आया, वहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा अपने अपने हिसाब से। तो वहाँ जाके ब्लड क्या होगा, वहाँ जाके खाली होगा, ना कि कहीं बीच में। समझ में आया, ये क्या हो गया हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। उससे आगे हमने पढ़ा कि हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह की सर्कुलेशन पढ़े, सिंगल और डबल। सर फिर हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा। सिंगल में हमने पढ़ा कि ब्लड एक ही तरह का ब्लड कहाँ से पंप होता है सर, हार्ट से पंप होता है। और उसका एग्जांपल हमने प्राइम एग्जांपल पढ़ा हमने फिशेस। फिशेस का एग्जांपल पढ़ के हमने ये समझा कि उसमें सिर्फ एक ही तरह का ब्लड पंप होता है, जो कि कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा हमने पढ़ा कि सर डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। जहाँ ब्लड हार्ट से दो बार साइकिल, मतलब एक साइकिल में दो बार हार्ट से ब्लड जाएगा, उसे हम क्या करेंगे, डबल सर्कुलेशन। और जब एक साइकिल में ब्लड हार्ट से एक ही बार जा रहा है, उसे हम क्या कर रहे हैं, सिंगल सर्कुलेशन। और एक हमने एक्सेप्शन पढ़ा, यानी कि अलग एग्जांपल पढ़ा, जिसे हमने बोला इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन तो हो रहा है पर दो बार, पर ये क्या हो रहा है कि मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब एक ही तरह का ब्लड दो बार पंप हो रहा है। और हमने डबल सर्कुलेशन में पढ़ा था कि एक ही तरह का ब्लड दो बार पंप नहीं, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा था, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था। एक सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखा हमने, सिस्टमिक सर्कुलेशन में अलग अलग। उसके बाद हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन की डेफिनेशंस देखी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या करता है कि वो टेक्स पार्ट करता है किन किन के बीच में, सर ये टेक्स पार्ट करेगा हमारा हार्ट और लंग्स के बीच में। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो टेक पार्ट करता है किसके बीच में, हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में। ओके, थैंक यू। ये था हमारा आज तक का लास्ट, मतलब आज तक के टॉपिक, जो कि मैंने कम्प्लीटली रिवीजन भी करा दिया आपको। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा आपके लिए, तो कमेंट करके पूछ लेना। जो भी नहीं आ रहा होगा उसका पर्टिकुलर टॉपिक का पर्टिकुलर अलग वीडियो बना दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट। ओके, बाय, सायोनारा, माताश्ता।